वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज शुरू करते हैं हम यूनिट सेकंड के ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कशन। कल हमने यूनिट सेकंड जिसका नेम था ब्रीद अवेयरनेस या ब्रीदिंग प्रैक्टिस एंड प्राणायाम, ठीक है। तो आज हमने श्वास अभ्यास और प्राणायाम इस यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब आज उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं और क्या क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं उस पर डिस्कशन लेंगे। ठीक, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर हमने बात की थी कि 5 कोश जो है, हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कि 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय और आनंदमय। ये पांचों कोशों के नाम आपको लर्न कर लेने हैं। कोश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि कितने कोश माने गए हैं मानव शरीर के अंदर, तो आपको वहाँ पर 5 ये लिखना पड़ेगा। देन पांचों के नाम आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव इस तरह वो दे सकता है कि 4 आपको नाम दे दे, उसमें कोई एक रॉन्ग होगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो आपको यदि 5 नाम लर्न हो गए तो आप उसे आराम से रिलेट कर पाएंगे। देन साथ ही में आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको 5 कोश के साथ में वो किससे अफेक्ट होते हैं ये भी लिखा था साइड में। जैसे अन्नमय कोश किससे प्रभावित होता है? आसनों से। प्राणमय किससे प्रभावित होता है? ब्रीदिंग पैटर्न या प्राणायाम से। देन इसी तरह आगे हमने सारे जो है प्रैक्टिस को देखा था और वो किससे प्रभावित होता है वो भी देखा था। कौन से कोश में क्या रहता है, जैसे अन्नमय कोश में हमारा शरीर रहता है, प्राणमय कोश में हमारे प्राण रहते हैं, मनोमय कोश में मन रहता है, विज्ञानमय कोश में बुद्धि रहती है और आनंदमय कोश में क्या रहती है? प्रसन्नता या आनंद का भाव रहता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जितने कीवर्ड्स मैंने आपको बताए वो कीवर्ड्स आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे आपकी गाइड में दिखाई दे रहा है, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि योग के अनुसार हमारे शरीर में कितने कोश होते हैं अकॉर्डिंग टू योगा, और बॉडी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कोशास। तो यहाँ पर आपको एक वेरी करेक्ट आंसर लगाना होगा, जो कि आंसर है 5। सेकेंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, प्राणायाम अभ्यास किस कोश पर प्रभाव पड़ता है? तो यदि आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया है तो आपको ध्यान है कि प्राणायाम जो है वो प्राणमय कोश यानी 2nd नंबर का जो कोश है उस पर प्रभाव डालता है। देन फिर जो है आपको यहाँ पर बता रहे हैं, अब क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ रिलेटेड टू प्राणायाम। ब्रीदिंग वाले टॉपिक पर आ जाइए। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस में जो हमने ये देखा था कि किसको क्या कहते हैं, जैसे सांस लेने को हमने पूरक कहा था, सांस छोड़ने को रेचक कहा था। देन पूरक और रेचक के बीच में हमने एक कुंभक वर्ड यूज़ किया था, विच मीन्स होल्डिंग करना। किसको होल्ड करना है? सांस को होल्ड करना है। वहाँ पे हमने देखा था कि यदि सांस अंदर लेकर होल्ड कर रहे हैं तो इट विल बी अंतकुंभक, और बाहर लेकर होल्ड कर रहे हैं तो इट विल बी बाह्य कुंभक। ठीक है, तो अंतकुंभक, बाह्य कुंभक, ये जो दोनों हैं इन टर्म्स को भी लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सांस लेने को क्या कहते हैं, सांस छोड़ने को क्या कहते हैं, ये टर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। या ये भी हो सकता है कि सांस अंदर लेके रोक लेने को क्या कहते हैं, या सांस बाहर छोड़कर रोक लेने को क्या कहते हैं। तो यदि आपने ब्रीदिंग प्रैक्टिस वाला टॉपिक कंप्लीट किया है तो आप इसके आंसर आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, देन हमने ये भी देखा था कि जो प्राणायाम है उस प्राणायाम में सबसे ज़रूरी क्या होता है? कुंभक करना। हम सांस लेना और छोड़ना तो करते ही है, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न में हमारा जो रोज़ का डेली रूटीन है उसमें हम सांस लेते सांस छोड़ते हैं ही, लेकिन हम उसमें कुंभक नहीं करते। रोज़ की जो हम डेली सांस लेते हैं उसमें रेगुलर, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं, कुछ अलग से अपना एफर्ट देना है, प्रयास करना है। तो वो अलग एफर्ट क्या होगा? कुंभक की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो प्राणायाम में सबसे ज़रूरी क्या है? कुंभक का अभ्यास। यही आपका अगला ऑब्जेक्टिव है, प्राणायाम में किस तत्व को महत्वपूर्ण माना गया है, तो वो है कुंभक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चंस बन सकते हैं बंध को लेकर। बंध का मीनिंग क्या है? बांधना, ये बन सकता है। इसके अलावा जो हमने तीनों प्रकार के बंध देखे हैं, तीनों बंधों का नाम आपको पता होना चाहिए, याद से आप तीनों लर्न कर लीजिएगा। एक चीज़ जो बताने की छूट गई थी, हम उसे अभी कवर कर लेते हैं। जब तीनों बंध साथ साथ में लगते हैं तो उसे महाबंध कहा जाता है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तीनों बंध साथ साथ में लगे तो उसको महाबंध या त्रिबंध कहते हैं। त्रि यानी 3, बंध यानी बंध। जब तीनों साथ में लगे तो उसको क्या कहेंगे? महाबंध या त्रिबंध। ठीक, इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा बंध कौन से हिस्से में लगेगा। तो यदि जालंधर बंध है तो वो कौन से हिस्से में लग रहा है? चिन, गले वाले हिस्से में। यदि उद्यान बंध है तो वो कौन से हिस्से में लग रहा है? एब्डोमिनल रीजन में। और यदि
मूल बंध है तो वो कौन से एरिया पर अफेक्ट करेगा या कौन से एरिया से रिलेटेड है, पेरिनियम बॉडी या ग्रोइन एरिया या रिप्रोडक्टिव एरिया या मूलाधार चक्र, जो भी आए उससे आप करेक्ट करेंगे। तो बंध में आपको इतनी चीज़ें जो है वो याद करके देख कर जाना है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यस, यहाँ पर पहला ही दिया है, योग में बंध शब्द का क्या अर्थ है? गहरी सांस लेना, रोकना, बाहर निकालना, प्राणीय शक्ति। तो यहाँ पर क्या मीनिंग है? बंध का रोकना, ठीक है, सांस को रोक लेना यहाँ पर बंध का शाब्दिक अर्थ है। यदि यहाँ पर आता है इस तरह आपको कि रोकने की जगह पर बांधना वर्ड आए तो आप उसे भी सही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, योग में मुद्रा शब्द से क्या तात्पर्य? अभी बंध से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, पर अभी यहाँ पे आपको मुद्रा के बारे में दिया है। तो हमने मुद्रा के बारे में क्या कहा था? मुदम आनंदम ददाती इति मुद्रा, यानी प्रसन्नता जो दे हमें, उसे हमने मुद्रा कहा था। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है वो? योग में मुद्रा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ दे रहे हैं 4 ऑप्शन: खुशी या उत्साह, महत्वपूर्ण यौगिक आसन, शवासन या यौगिक अभ्यास के अंत में जो की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? खुशी या उत्साह। खुशी मतलब प्रसन्नता, हैप्पीनेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खुशी या उत्साह, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा बंध नहीं है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपको तीनों बंधों के नाम याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे इसने पूछ लिया है कि कौन सा बंध नहीं है। 4 ऑप्शंस देखिएगा, उड्डयन दिया है, जालंधर दिया है, महाबंध दिया और अनुलोम विलोम दिया है। तो अब हमने क्या कहा? उड्डयन तो है ही, जालंधर भी है, और मैंने आपसे कहा कि तीनों बंध एक साथ लगते हैं तो तब वो कौन सा बंध हो जाता है? महाबंध, यानी महाबंध भी एक बंध है। अब क्या बचा? अनुलोम विलोम। तो यदि आपको तीनों बंधों, चारों बंधों के नाम याद है तो भी आप इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे। या यदि आप कोई एक गलत को छाट कर, यदि आप 3 सही को यदि आप जानते हैं तो आप एक गलत को निकाल सकते हैं, या यदि आपको गलत पता है तो आप सही को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यदि आपको प्राणायाम मालूम है, जैसे हमने प्राणायाम का अभ्यास किया था तो उसमें आपने अनुलोम विलोम पढ़ा था, अनुलोम विलोम प्राणायाम है और वो यहाँ पर बंध में पूछ रहा है, तो आप उसे भी करेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा बंध नहीं है? अनुलोम विलोम, 4th ऑप्शन। देन कौन सा बंध तीनों से मिलकर बनता है? दैट्स इट। तो आपको अब पता ही है कि तीनों बंध को मिलाकर कौन सा बनेगा? त्रिबंध या महाबंध। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2nd नंबर का महाबंध। देन निम्न में से मुद्रा का उदाहरण है। अब देखिए, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मुद्रा तो बताई थी, उनके नाम भी आपको हमने नोट करवाए हैं, साथ में जो है इस ऑब्जेक्टिव की जो हमारे को ज़रूरी था उसके रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो ज़रूरी डायग्राम्स है वो भी हमने बुक में से देखे हैं। तो आपके पास में यहाँ ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ है विपरीत करनी, सुखासन, उदान और रेचक। तो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा में मैंने विपरीत करनी भी आपको लिखवाया था और उसका मीनिंग, विपरीत करनी का मीन क्या होता है, उसका नाम विपरीत करनी क्यों है, ये भी हमने आपको बता चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पर सीधे विपरीत करनी इस मुद्रा को टिक करेंगे। शांभवी मुद्रा का क्या अर्थ है? शांभवी मुद्रा का अर्थ हमने अगेन मुद्रा के चैप्टर में इसे कवर किया है। शांभवी मुद्रा का अर्थ होता है दोनों आईब्रो के बीच में देखना। हमने कहा था कि दोनों आईबॉल्स को सेंटर लाइन पे करके आपको नोज की टिप को देखना है। दैट मीन्स आपकी जो दोनों आईज है वो दोनों आईब्रो की तरफ हो जाएगी, तो उसे आईब्रो सेंटर में गेजिंग करना या नोज टिप को देखना, ठीक है। तो क्या कहेंगे? यहाँ पर सही ऑप्शन दिया हुआ है दोनों आईब्रो के बीच में देखना, यानी टू आईब्रो सेंटर गेजिंग या भौं के बीच में देखना, तो ये ज़्यादा सही अर्थ है। चलिए, अब आ जाता है महाबंध को उचित माना गया है। अब देखिए, यहाँ पे महाबंध को उचित किस लिए माना गया है, ये उसका एक बेनिफिट में से पूछ लिया है। तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन दिए गले और कंठ के रोगों को ठीक करने हेतु, मांसपेशियों एवं जोड़ों को मजबूत बनाने हेतु, हृदय की बीमारी दूर करने हेतु और चौथा कुंडली शक्ति का जागरण करने हेतु। तो आप इसको याद रखेंगे कि महाबंध जो है वो कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत वास्ट और बहुत डीप टॉपिक है, लेकिन आप इसको सिर्फ थोड़ा सा याद रख लीजिए अभी के लिए, क्योंकि अपने आप में बहुत लेंदी होगा और ऐसा क्वेश्चन एक आध ही आपको मिलेगा। तो सिर्फ समझने के लिए समझ लीजिए कि एक प्रकार की एनर्जी हमारे शरीर में होती है, उस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए इस महाबंध का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम दिया है आपको, अनुलोम विलोम प्रभावकारी है। अब देखिए, अनुलोम विलोम के हमने बेनिफिट बहुत सारे देखे हुए हैं, उसमें से कौन
कौन सा सबसे अच्छा है उसे आपको टिक करना होगा। यहाँ पर चारों ही आपको सही लगेंगे, प्राणायाम के बेनिफिट में ऐसा होता है, चारों ही आपको सही लगते हैं, लेकिन आपको उसमें जो ज़्यादा सही है उसे टिक करना होता है। ठीक है, तो आंसर तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा सही को टिक करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको दिया है अनुलोम विलोम प्रभावकारी है, पहला ऑप्शन नाड़ी शोधन हेतु, दूसरा रक्त संचार बढ़ाने हेतु, तीसरा पाचन सुधारने हेतु, चौथा शारीरिक शक्ति बढ़ाने हेतु। चारों ही ऑप्शन सही है, अनुलोम विलोम चारों ही चीज़ों को बैलेंस करता है, लेकिन इसका ज़्यादा सही उत्तर जो है वो है पहला वाला, नाड़ी शोधन हेतु। तो हमने अनुलोम विलोम के बारे में ये जाना था कि हमारे शरीर के अंदर जो ढेर सारे ऊर्जाओं के कहना चाहिए कि रास्ता जा रहा होता है, ऊर्जाओं के जो चैनल चल रहे होते हैं उनमें से क्लीनिंग करने का काम ये अनुलोम विलोम करता है, इसलिए इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। तो ये जो नाड़ी शोधन है ये अनुलोम विलोम का सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा सही उत्तर होगा। तो आप इस वाले को टिक करेंगे, ज़्यादा सही को, नाड़ी शोधन हेतु। और हाँ, इसी के साथ ये भी बता दें कि अनुलोम विलोम क्योंकि नाड़ी शोधन का काम सबसे अच्छा करता है। नाड़ी मतलब क्या होती है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो कुछ अलग अलग चैनल से होकर बहती है, तो उन चैनल में कभी कभी ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, अशुद्धि आ जाती है, इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अनुलोम विलोम यदि आप देखें तो उसका इतना बेनिफिट होता है नाड़ियों पर कि उसका एक दूसरा नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम ही रख दिया है। शोधन यानी क्लींजिंग, ठीक है, नाड़ी यानी आपकी जो मेरिडियंस है या जो ऊर्जा के चैनल्स, एनर्जी चैनल है, उसको नाड़ी बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो अनुलोम विलोम का एक दूसरा नाम नाड़ी शोधन भी है, यदि आए तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंतःकुंभक प्रकार है। अब देखिए अंतःकुंभक किसका प्रकार है, ऑप्शन दिए आसन का, रोकने का, मुद्रा का या बंध का। तो इसका वेरी करेक्ट ऑप्शन है रोकना। सांस लेकर रोकने को ही हमने क्या कहा है, अंतःकुंभक कहा है। इसके अलावा आसन तो ये है नहीं, मुद्रा भी नहीं है, ना बंद है, तो सांस रोकने का अभ्यास है अंतःकुंभक। शीतली और शीतकारी प्राणायाम से, अब देखिए आप इस बारे में जानते हैं, जैसा शीतली है वैसा ही एक और प्राणायाम शीतकारी है। ठीक है, शीतकारी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। शीतली जो है, शीतली में हमने देखा था कि टंग को बाहर की तरफ निकाल के पाइप शेप बना के हमने इनहेल किया था, मैंने आपको इसका डायग्राम भी बताया था। और जो शीतकारी है वो भी इसी के जैसा होता है, बस इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारी टीथ लाइन है, ये अपर जॉ की टीथ लाइन, टीथ होते हैं आपके दांत वो, और ये लोअर जॉ, तो इस तरह से आपको दोनों दांतों को यूं इस तरह मिलाना होता है। और ये जो बीच बीच के गैप है, इन गैप में से हिसिंग साउंड, ऐसे हिस के समान साउंड करते हुए इनहेल करना पड़ता है। जैसे कभी आपने कुछ स्पाइसी खा लिया हो तो स्पाइसी खाने पर किस तरह सी का साउंड आता है, वैसे सी का साउंड करते हुए आपको माउथ से इनहेल करना होता है, फिर माउथ क्लोज करके धीरे धीरे नोज से एक्सहेल कर दीजिए, तो इसको शीतकारी कहते हैं। ठीक है, शीतली और शीतकारी में बस यही डिफरेंस है कि शीतली में हम टंग को रोल करते हैं, पाइप शेप बनाते हैं, और शीतकारी में हम टीथ लाइंस को मिला के उनके बीच से, उनके जो टीथ गैप है उनके बीच में से सांस लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो प्राणायाम है, जैसा शीतली वैसा ही सेम शीतकारी, जो बेनिफिट शीतली देगा वो सेम बेनिफिट शीतकारी भी देगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि शीतली और शीतकारी प्राणायाम से ऑप्शन दिए, शरीर का तापमान बढ़ता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और शरीर का तापमान कम करता है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि ये जो शीतली प्राणायाम है ये कूलिंग प्राणायाम है, हमारे शरीर के तापमान को कम करने का काम करता है, तो सेम काम शीतकारी भी करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, शरीर के तापमान को कम करना। नेक्स्ट है प्राणायाम अभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कुछ आसन मैंने आपसे कल भी बताए थे कि आप वज्रासन में बैठ सकते हैं दोनों पैरों को फोल्ड करके। यदि आपको मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो पोस्चर जिसमें जो हमारे भारत देश के समस्त जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो जो इस अपनी पूजा पद्धति, उनकी जो रिलीजियस वे है टू प्रे टू गॉड, उसमें वे नमाज की जो एक पूरी प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। तो उस नमाज की प्रोसेस में वो जिस आसन में बैठते हैं पैरों को फोल्ड करके, दोनों पैरों को फोल्ड करके, वो क्या कहलाता है, वज्रासन।
ठीक है, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपसे कभी क्वेश्चन आए कि कौन सा आसन, ऐसा एकमात्र आसन कौन सा है जो खाना खाने के बाद कर सके, तो आप वज्रासन लिखेंगे और इसे याद भी रखेंगे कि खाना खाने के बाद हमेशा 5 से 10 मिनट आपने वज्रासन में बैठना चाहिए, इससे डाइजेशन पावर बढ़ती है। ओके, ठीक। अब मैंने आपसे कहा था कि प्राणायाम करने के लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। सुखासन, सुखासन कौन सा बताया था मैंने? क्रॉस लेग, आलती पालती बना के बैठना, उसको सुखासन कहते हैं। ऐसे ही एक और होता है सिद्धासन। तो सिद्धासन आपको यहाँ ऑप्शन में दिया है, यदि इन तीनों चारों में से कोई भी ऑप्शन में आए तो आप उसे टिक कर सकते हैं। प्राणायाम अभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है मत्स्येंद्रासन, नो। पर्वतासन, नो। भुजंगासन, नो। फोर्थ दिया है सिद्धासन, इट इज करेक्ट। ठीक है, सिद्धासन करेक्ट है। किस प्राणायाम में मधुमक्खी के गुंजन के जैसी, देखिए मधुमक्खी हो, हनी बी हो या भंवरे के समान गुंजन की आवाज़ हो, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ पर भी गुनगुन करने वाली आवाज़ या गुनगुनाहट की आवाज़, ये ऐसा वर्ड आया, हमिंग साउंड यदि आया, तो हमें एक ही प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, उसको टिक करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके इसमें दिए हैं, भ्रामरी सेकंड वाला है वो करेक्ट है। शीतली शब्द का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर हम शीतली शब्द का अर्थ समझ चुके हैं कि ठंडा करने को क्या कहते हैं? शीतली। शीतल यानी ठंडा करना। तो ये प्राणायाम क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम शीतली है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिए हैं, फुफकारना यानी हिसिंग, खराटे लेना यानी स्नोरिंग, कूलिंग यानी ठंडा करना, और चौथा नो नॉइस यानी शांत। तो शीतली का करेक्ट अर्थ होता है कूलिंग यानी सेकंड ऑप्शन। और यदि इसकी जगह शीतकारी होता तो क्या ऑप्शन लिखते आप? फुफकारना या हिसिंग। हिसिंग जो है वो शीतकारी का अर्थ है। मैंने आपसे कहा सी के जैसी आवाज़ निकलती, जैसे स्नेक को कभी आपने फुफकारते हुए सुना हो तो ऐसे सी की आवाज़ निकलती, वैसे ही इनहेल करते हुए इस शीतकारी प्राणायाम में भी आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो ये होता है शीतली का अर्थ। अब नेक्स्ट आ जाता है प्राणायाम का एक लाभ बताना है। अब देखिए प्राणायाम का एक लाभ बताने में हो सकता है आपको सारे ही ऑप्शन सही लगे अगेन, लेकिन एक कोई जो ज़्यादा सही हो, वेरी करेक्ट, उसको हमें चुनना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया, शरीर के पोस्चर को सुधारना। क्या प्राणायाम से शरीर का पोस्चर सुधरता है? डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली यस। तो डायरेक्ट वाले ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, तो ये नहीं आएगा। क्या इससे दृष्टि ठीक होती है? नहीं। दृष्टि किससे ठीक होगी? त्राटक से। फेफड़े की क्षमता, यस, इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। हमने हर प्राणायाम में क्या बेनिफिट देखा कि इस प्राणायाम को करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी यानी क्या? सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। दर्द को कम करना, नो, दर्द को कम करने का काम भी प्राणायाम नहीं करता है। आगे आ जाते हैं, उज्जयी प्राणायाम लाभदायक है। देखिए अगेन उज्जयी प्राणायाम भी आपको आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यदि आपसे कभी पूछा जाए तो उज्जयी प्राणायाम के बारे में कुछ थोड़ा सा आपसे बता देते हैं। उज्जयी का मतलब होता है जय घोष, विक्ट्री साउंड निकालना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति जीतने के बाद जो एक साउंड निकालता है उस तरीके का जय घोष करते हुए, विक्ट्री के जैसे साउंड करते हुए, या ट्रम्पेट की आवाज़ जैसी होती है उस ट्रम्पेट के जैसे वॉइस करते हुए सांस लेने को उज्जयी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है? आपको ये गले की मसल्स को थोड़ा सा सिकोड़ना होगा इस तरह, और गर्दन यूँ नीचे लगा देते हैं और फिर घर की आवाज़ के साथ, ऐसी घरघराहट की आवाज़ के साथ सांस लेते हैं। तो ये जो पूरा हिस्सा होता है कंठ वाला, वहाँ पर आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इस हिस्से पर बढ़ता है। तो उज्जयी प्राणायाम इज़ अ बेस्ट प्राणायाम फॉर थायराइड पेशेंट्स। जितने भी थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए उज्जयी इज़ बेस्ट। देन उज्जयी प्राणायाम जो है ये आपकी आवाज़ को भी मधुर बनाता है, जस्ट लाइक भ्रामरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लाभदायक दिया हुआ है कि आवाज़ को मधुर बनाने में, मेरुदंड की क्रिया सुधारने में यानी बैकबोन के लिए, फिर श्रेष्ठ आसन के लिए तैयार करने हेतु, शरीर तापमान बढ़ाने हेतु। तो इसका वेरी करेक्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है हमें? आवाज़ को मधुर बनाने में। उज्जयी का कनेक्शन भी आवाज़ से है, भ्रामरी का कनेक्शन भी आवाज़ से है, लेकिन भ्रामरी का ज़्यादा कनेक्शन एकाग्रता से है, कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। चलिए अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया, कपालभाति में भाति शब्द का क्या अर्थ है?
कपालभाति अगेन आपको इस वाले यूनिट में नहीं है, लेकिन प्रीवियस यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं कपालभाति के बारे में। देखिए मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जो कपालभाति वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये एक प्रकार का षटकर्म है, यदि कोई पूछे तो ये षटकर्म है। इट्स अ काइंड ऑफ क्लींजिंग टेक्निक, ठीक है, इंटरनल क्लींजिंग टेक्निक है। किसको क्लीन करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करती है, आपके श्वसन तंत्र, और जो आपका फ्रंटल हेड साइनसेस होता है, आपके यहाँ ब्रेन के यहाँ पे 2 साइनस होते हैं, उसको फ्रंटल हेड साइनस बोलते हैं। साइनस यानी कैविटी होती है, खाली जगह, तो वो साइनसेस को क्लीन करने का काम करता है। कपालभाति वर्ड जो है ये 2 शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट इज कपाल एंड सेकेंड इज भाति। कपाल मीन्स फोरहेड, कपाल का मतलब क्या होता है? योर फोरहेड, एंड भाति मीन्स टू शाइन, चमकना। तो ऐसा कहा जाता है कि कपालभाति प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपका ये जो फोरहेड वाला हिस्सा है इस पर शाइन आ जाती है, इस पर चमक आती है इंटरनली, ठीक है, इंटरनली नॉट एक्सटर्नली। तो जब आपका जो फोरहेड है वो ग्लो करने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ द तेज, ये तेज बहुत अच्छा बनाता है, तो इसीलिए इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति वर्ड में आपसे यदि कपाल पूछा जाए कि इस कपाल का क्या मीनिंग है, वहाँ पे फोरहेड लिखा हुआ होगा या माथा लिखा हुआ होगा तो आप उसे सही करेंगे, उसे टिक करेंगे। ललाट वर्ड भी यूज होता है इस हिस्से के लिए, भाल वर्ड भी यूज होता है। भाल, ललाट, फोरहेड, माथा, ये सब एक ही के सिनोनिम्स है, ठीक है। देन भाति मतलब चमकना, टू शाइन, टू ग्लो, इस तरह से यदि कोई वर्ड आए तो आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शंस दिए हैं। कपालभाति में भाति शब्द का अर्थ है मस्तिष्क, नो। प्राणायाम, नो। फैलाना, नो। चमकना, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। अब लास्ट आपके इसमें दिया भस्त्रिका तथा कपालभाति प्राणायाम लाभदायक है। देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये भस्त्रिका प्राणायाम हीटिंग प्रकार का प्राणायाम है। अगेन भस्त्रिका भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में दे रहा है तो हम इस पर थोड़े थोड़े से जानकारी ले रहे हैं। भस्त्रिका और कपालभाति ये दोनों के बारे में आपको बताती हूँ कि जिन्हें ब्लड प्रेशर होता है वो इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो इसका पहला बेनिफिट क्या हो गया, यदि आपको लो बीपी की शिकायत है तो आपने भस्त्रिका और कपालभाति नाम का प्राणायाम करना चाहिए। नंबर 2, यदि आपको लगातार जो है मोटापे की परेशानी है, बहुत ज़्यादा वेट आपका जो है बढ़ रहा है, तो वेट कम करने के लिए BMR आपने सुना होगा, BMR को कम करने के लिए कपालभाति एंड भस्त्रिका इज़ वेरी गुड। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कपालभाति एंड भस्त्रिका इज़ वेरी गुड। शरीर में हीट को बढ़ाने के लिए, सर्दियों के दिनों में गर्मी जो है उसको प्राप्त करने के लिए या हीट को अपने शरीर में थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आपको जो प्राणायाम करने चाहिए वो है कपालभाति एंड भस्त्रिका। तो हम इसमें देख लेते हैं भस्त्रिका तथा कपालभाति प्राणायाम लाभदायक है। किसमें? शरीर में BMR को बढ़ाने हेतु, जोड़ों के अकड़न को हटाने हेतु, ब्लड प्रेशर को कम करने हेतु और गले के दोष दूर करने हेतु। तो यहाँ पर है शरीर में BMR को बढ़ाने हेतु। इस तरह से इसके 4 ऑप्शंस में से पहला वाला ज़्यादा करेक्ट है। तो इस तरह आपके जो कुछ मोटे मोटे तौर पर ऑब्जेक्टिव्स बन सकते थे वो हमने यहाँ पर देखे हैं। अब आप लोग इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बिफोर योर एग्ज़ाम। कल से हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3।